हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो ये वीडियो है वन शॉट वीडियो है आपका। ये वन शॉट वीडियो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो सारे ब्रांच के लिए वन शॉट वीडियो किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, जो सारे ब्रांचेज के लिए फर्स्ट ईयर के सारे ब्रांचेज के लिए कॉमन है ना। तो ये बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये नोट्स है। और मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय को यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सारे सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे वन शॉट वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट 2 में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो होता क्या है, कोई भी बॉडी पे यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। फिर क्या करता है कि मोशन को फ्लो होने के लिए क्या करता है, अपोज करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, when a solid body slides over a stationary solid body, the force is exerted at the surface of contact by stationary body on moving body. This force is called force of friction. It is always acting in direction of opposite to the direction of force. जैसे मान लो हम इधर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, हमेशा जस्ट इसके अपोजिट होगा। मान लो हमने इधर लगाया डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स, अपवर्ड की तरफ क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या बॉडी के हमारा मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या काम करता है। ओके। तो अब रही बात फ्रिक्शन हम डिफाइन कैसे करें। तो फ्रिक्शन जो होता है आपका, फ्रिक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई virtue of which a force exerted by stationary body on the moving body to resist the motion of moving body is called friction। मतलब कोई भी बॉडी जो है यदि वो मूव कर रही है ना, तो उसके जो रजिस्टेंस है ना, जो रजिस्ट कर रहा है मूव करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो कोई बॉडी है, उसका वेट है डाउनवर्ड, जस्ट अपोजिट उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। हमने इधर 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 क्या लगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सटर्नल फोर्स पी लगा दिया। तो जैसे इधर लगाएंगे तो इसका फ्रिक्शन कितना हो गया, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, है ना। जहाँ पे म्यू को बोलते हैं हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कोई बॉडी है, यहाँ पे कंसीडर किया हमने कि एक सॉलिड बॉडी है। कंसीडर ये सॉलिड बॉडी प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस आई शो इन द फिगर। वही जो ऊपर वाले डायग्राम है, तो डब्ल्यू हो गया आपका वेट, है ना। आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पे लगेगा, सी जी हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में आपका, है ना। पी जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पैरामीटर है और उसको हम क्या किया है, एक्सप्लेन करा है। अब हम बात करते हैं, if P is a small P is a small force, the body will not move as the force of friction acting on the body in the direction अपोजिट टू जो भी हमने P लगाया है विल बी मोर देन P। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई भी बॉडी है हमारी, है ना, कोई भी बॉडी हमारी मूव तब करेगी जब, जैसे मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है ना, ये बॉडी है कोई, है ना, ये जो मूव तब करेगी, मान लो P लगा दिया और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, है ना, ग्रेटर देन होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से। यदि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन में होगी। और जैसे ही ये ग्रेटर होगा तो हमारा क्या होगा, बॉडी हमारी मूव करने लगेगी। ये सारी कहानी है आपकी, है ना। तो रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल सिग्मा भी इक्वल टू जीरो, जो ऊपर वाला डायग्राम है, जैसे ये है आपका कि वेट हमारा डाउनवर्ड है, रिएक्शन हमारा अपवर्ड है, पी हमारा हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारा क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल मतलब पी माइनस एफ इक्वल टू जीरो, तो पी इक्वल टू एफ हो गया, मतलब फोर्स जो लगाया हमने फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो गया। और यहाँ पे रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, वेट के बराबर हो गया। ये तो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन, आपको बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे फोर्सेज जो होता है उसके इक्वल टू क्या होता है आपका, मतलब एक्स एक्सिस के फोर्स जीरो होंगे, सिमिलरली आपको क्या होंगे, वाई एक्सिस के फोर्स हमारे जीरो होंगे। So if the magnitude of P is further increased, the body will start moving.
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग ए कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, जब हमारा मूव करेगा तो। अब है हमारा कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसको एफ इक्वल टू, अभी जो आया था हमारा एफ इक्वल टू म्यू आर, है ना। तो म्यू को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है, एफ बाई आर। It is defined as the ratio of the limiting force of friction acting on the body is the normal reaction between the body. It is denoted by mu से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, और एफ इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, म्यू आर बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी आगे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज एंगल मेड बाय द resultant of the normal of reaction and the limiting force of friction with normal reaction, it is denoted by phi। हम किससे डिनोट करते हैं, phi से डिनोट करते हैं। और phi इक्वल टू tan phi इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan phi इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ए बाई आर क्या होता है, ए बाई आर को म्यू बोलते हैं। ये phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे tan इनवर्स म्यू होता है। ओके, तो ये रिलेशन होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडी, है ना। ये टू बॉडी हमारा कॉन्टेक्ट में है आपका, टू बॉडी या सरफेस एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन which is show as show in figure the cone of friction in which वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडी, है ना। ये हमारा ओ हो गया, आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑल्सो एक्सिस ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन, फाई क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की, कितने टाइप्स के हमारे फ्रिक्शन होते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि बॉडी या तो स्टैटिक होगी या हमारी बॉडी क्या होगी, डायनामिक होगी, है ना। तो या तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक में जो फ्रिक्शन काम करेगा स्टैटिक होगी, मतलब स्टेशनरी केस में, जैसे मान लीजिए बॉडी है ना, ये मूव नहीं कर रही है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जब हमारी बॉडी मूव करेगी उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, तो दो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, है ना। द फ्रिक्शन इज ऑल्सो इन द फॉलोइंग टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस कॉन्टेक्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बोलते हैं, द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट एट द रेस्ट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सरफेस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। सिमिलरली डायनामिक फ्रिक्शन, if one surface start moving and the other surface at rest, the force experienced by moving surface is called, इसको डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे। Note, if between the two surface no lubrication coil a gear is used, the friction flat exists between two surface is called solid friction or dry friction। अब हो गया लॉ ऑफ सॉलिड या ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, the friction that exists between two surface which are not lubricated in no and a solid या dry friction, two surface may be at rest या on one of the surface is moving and other surface is at rest, the following are the law of solid friction। क्या क्या होगा, the force of friction act in opposite direction in which surface is having tendency to move, the force of friction is equal to force applied to the surface so long as surface is at rest हो जाएगा। when the surface is on the point of motion, the force of friction is maximum and this maximum friction force is called the limiting friction। इसको बोलते हैं limiting friction। The limiting frictional force because a constant ratio to the normal reaction between two surfaces. The ratio between limiting friction and the normal reaction is slightly less than when the two surfaces. The ratio limiting frictional force do not depend upon the shape and area of the surface contact. The force of friction is independent of the velocity of sliding. The above law of solid friction are also called law of static and dynamic friction बोलते हैं उसको। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये पूछा जाता है पेपर में हमारे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो मान लीजिए कोई हमारी बॉडी है कोई, है ना, और प्लेन से अल्फा इंक्लाइड एंगल से है, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जस्ट इसके अपोजिट इसका जो वेट होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो रिजॉल्व करेंगे तो ये डब्लू कॉस अल्फा, ये डब्लू साइन अल्फा। तो वेट ऐसे लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका आर, आर जो होगा आपका ऊपर काम करेगा हमारा रिएक्शन फोर्स, जस्ट वेट के अपोजिट काम करता है। तो इसको डिफाइन करेंगे यदि हम, तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच ए बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम over the inclined plane by the assistance of friction only।
Consider a body of weight W resisting on rough inclined plane as shown in figure. Let R normal reaction, alpha inclination of the plane with the horizontal, F frictional force acting upward direction. Let angle of inclination alpha be gradually increased till the body just starts sliding down the plane. This is angle of inclined plane at which a body just begins to slide down the plane is called, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। ये फाइंड करने के लिए हमारे लिए या डिफाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पेपर में आता है। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग। तो जैसे हमने रिजॉल्व किया है, इसको फाइंड किया है ना, एंगल को रिजॉल्व करके हमने फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमने देखा कि रिलेशन क्या आया हमारा, कि tan अल्फा जो आया हमारा एफ बाई आर, और इसको हम बोलते हैं म्यू एफ बाई आर को, और tan अल्फा मतलब म्यू होता है tan फाई बराबर, और ये हो गया एफ बाई आर। तो यहाँ से हम जो थोड़ा और रिजॉल्व करेंगे, इन इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से tan अल्फा इक्वल टू tan फाई, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू फाई, है ना। ये हमारा आ गया। अब बेल्ट फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में डेरिवेशन, इसके पेपर मतलब डेरिवेशन पूछा जाता है हमारे पेपर में, बेल्ट फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक टाइट स्लाइड है ना, और इसको यदि हम देखेंगे तो दो टेंशन लगेगा, पुली है हमारी, ड्राइवन पुली है, T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। फिर एक रिएक्शन इसका आर होगा, T1 इधर काम करेगा, एक टी हमारा इधर काम करेगा, T2 इधर करेगा, और एफ इक्वल टू म्यू आर हमारा यहाँ पे काम करेगा। इन एंगलों को हम रिजॉल्व करेंगे तो डेल थीटा बाई टू हो जाएगा पार्शली, और ये भी डेल्टा थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। तो रिलेशन जो आता है वो आता है T1 बाई T2 इक्वल टू यू टू ई के पावर म्यू थीटा। जो रिलेशन आएगा हमारा T1 बाई T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कैसे हमारा डेरिवेशन है। हम फिर इसको रिजॉल्व करके, उसको रिजॉल्व करना है, सिंपली रिजॉल्व करके हम देखेंगे तो रिलेशन आएगा यहाँ से, ये तीनों एंगल जो है किसके इक्वल टू 180 के होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 90 माइनस डेल थीटा बाई टू हो जाएगा, अल्फा प्लस एक्स 90 है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस डेल थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा डेल थीटा बाई टू। तो हम डेरिवेशन में एज्यूम करेंगे कि मान लो हमारा पहले पुली का T1 है टेंशन ऑफ टाइट स्लाइड का, T1 है टेंशन, T2 है स्लैक स्लाइड का, T2 है। थीटा का है एंगल ऑफ लैप या कॉन्टेक्ट ऑफ द बेल्ट ओवर द पुली, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। लेट अस कंसीडर ए शॉर्ट लेंथ ऑफ द बेल्ट सबटेंडिंग एंगल डेल थीटा एट द सेंटर ऑफ द पुली, आर नॉर्मल रिएक्शन है, टी टेंशन ऑन स्लैक साइड है, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेंशन है, टी प्लस डेल्टा टी टेंशन ऑन राइट साइड ऑफ द एलिमेंट है। ये पैरामीटर है जो आपके ग्राफ में, जो हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें शो किया गया है ना। अब इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, है ना। तो हम रिजॉल्व फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होगा, सिग्मा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, मतलब टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डेल थीटा बाई टू माइनस एफ इक्वल टू जीरो। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब जनरली ये वेरी स्मॉल होता है, इसीलिए हम उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। कॉस डेल थीटा बाई टू वन होगा, ड्यू टू डेल थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन पुट कॉस डेल थीटा, इसकी वैल्यू वन पुट कर देंगे तो डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका म्यू आर हो जाएगा हमारा, है ना। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली के बाद क्या करेंगे, वर्टिकली इसको रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो जब वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे हम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अब डेल थीटा इक्वल टू म्यूर हो गया, सिग्मा भी इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस डेल्टा टी साइन थीटा बाई टू माइनस टी साइन थीटा बाई टू प्लस आर इक्वल टू। जब वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन जो होगा कैंसिल होगा, है ना। कैंसिल होने के बाद हमारा फिर हम उसको क्या करेंगे, कुछ टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, इस टर्म को वैल्यू बहुत कम होती है तो इस टर्म को क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू डेल थीटा। फिर हम एफ इक्वल टू म्यू आर आया है तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे, तो डेल टी इक्वल टू म्यू डेल टी डेल डेल थीटा। फिर टी को इधर लाएंगे तो डेल टी बाई टी इक्वल टू म्यू डेल थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट ले लेंगे T1 बाई टी टी,
तो डेल टी बाई टी एल एन होता है, लॉग होता है टी टी वन बाई टी टू। डेल थीटा का थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एल एन टी वन माइनस एल एन टी टू इक्वल टू म्यू थीटा। तो एल एन ए माइनस बी बराबर ए बाई बी लिख सकते हो। टी वन बाई टू टू एल एन इधर 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 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ई टू दी पावर म्यू थीटा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट जो होगा हमारा पी की वैल्यू करेंगे, जब हम पी कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या हो जाएगा एफ इंटू डी बाई टी। तो पी इक्वल टू एफ इंटू भी, पी इक्वल टू होता है टी वन माइनस टी टू इंटू भी। तो पी इक्वल टू हो जाएगा टी वन माइनस टी टू इंटू पाई डी एन बाई 60, जहाँ पे टी वन हो गया टेंशन फोर्स इन न्यूटन, भी वेलोसिटी हो गया, डी डायमीटर हो गया, एन रिवॉल्विंग पर मिनट हो गया, और एफ क्या हो गया आपका फोर्स हो गया, है ना। तो पावर भी कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। ये फॉर्मूले पे जो पावर वाला है सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओवरहॉलिंग एंड सेफ लॉकिंग स्क्रू पी इफेक्ट, पी इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाइव माइनस अल्फा होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी इंटू डी बाई टू डब्ल्यू, यहाँ पे हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे। Phi less than alpha, then torque required to lower the load will be negative. In other words, the load will start moving downward without the application of any torque. Such a condition known as overing of screw. यदि phi हमारा ग्रेटर देन होगा अल्फा, तो हो जाएगा tan phi इक्वल टू tan अल्फा। इसको सेल्फ लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये डेरिवेशन होता है आपका, ये ज्यादा पेपर में हमारा पूछा नहीं जाता है ना। उसके बाद जो होता है हमारा, उसके बाद जो टॉपिक है हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो पूरा फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन के बाद जो टॉपिक हमारे आते हैं इसमें, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये कैलकुलेशन है जो भी मतलब अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, जो भी थ्योरी के पोर्शन है ना, फ्रिक्शन से रिलेटेड और लैडर से रिलेशन हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आता है ना, यूनिफॉर्म लैडर जो है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लैडर से रिलेटेड है ना। ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, है ना, ट्रस या फ्रेम स्ट्रक्चर, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रस। ट्रस से क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमारे। तो एक तो होता है कुछ कौन से ट्रस है, तो आपका जैसे ये रिलेशन है एन इक्वल टू टू जे माइनस थ्री, ये नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है और नंबर ऑफ एन मेंबर होता है, जे ज्वाइंट होता है। ये परफेक्ट ट्रस्ट के लिए होता है। एन नॉट इक्वल टू होगा तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट बोलेंगे। एन ग्रेटर देन टू जे माइनस थ्री होगा तो रिडंडेंट फ्रेम बोलेंगे। एन लेस देन होगा तो डिफिशियंट फ्रेम बोलेंगे आपका। तो स्ट्रक्चर मेड अप बाई सेवरल बार या नंबर रिव्यूड या वेल्डेड टुगेदर इज नोन एज ट्रस या फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रेम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम, जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम जो होंगे हमारे, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये पेपर में आता है टाइप ऑफ ट्रस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रेम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप, परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट, है ना। इम्परफेक्ट में क्या होता है रिडंडेंट फ्रेम, डिफिशियंट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम में क्या होगा, द परफेक्ट फ्रेम इज composed ऑफ सच मेंबर which आर जस्ट sufficient टू कीप द फ्रेम इन equilibrium when the frame is supported by an external load is known as perfect frame बोलते हैं। It can be also defined by the equation n equal to क्या हो जाएगा 2j minus 3। If this equation will satisfy then frame is known as perfect frame। Imperfect क्या होगा, a frame in which number of member and joint are not given by equation known as imperfect frame। इस केस में n की वैल्यू 2j minus 3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना। और इसको रिडंडेंट फ्रेम बोलेंगे, और लेस देन होगा तो क्या बोलेंगे, डिफिशियंट फ्रेम। assumption made in finding of the force in a frame, the frame is हम मानते हैं कि the frame is perfect frame हो, frame carry load at joint, all the member are pin joint। मेथड फॉर फाइंडिंग फोर्सेज इन मेंबर, मेथड होता है, ये न्यूमेरिकल आता है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है। मेथड ऑफ ज्वाइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट से, और मेथड से। मेथड ऑफ फाइंडिंग फोर्स कैसे फाइंड करेंगे इन मेंबर, मेथड ऑफ ज्वाइंट होता है और मेथड ऑफ सेक्शन होता है। ये दो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इन दोनों से न्यूमेरिकल आता ही आता है हमारे पेपर में। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन में, द वेरियस स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। पहले द ट्रस इज स्प्लिट इन टू पार्ट, पासिंग एंड इमेजिनरी सेक्शन। द इमेजिनरी सेक्शन हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट कट मोर देन थ्री मेंबर इन विच द फोर्स हैव टू बी डिटरमाइंड। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे, क्या होता है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सिग्मा जितने भी फोर्स हॉरिजॉन्टल जीरो होंगे, जितने भी वर्टिकल होंगे वो जीरो होंगे, और मोमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा।
The sigma fx0, sigma fy0, sigma mr0 are applied for the on part of the truss, and the unknown force is the member is determined. While considering equilibrium, the nature of frame is any number is chosen arbitrary to be टेंसाइल या कंप्रेसिव, वो डिपेंड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी जब पोर्शन का कंप्लीट हो जाएगा और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल्स ये आते हैं 100% पेपर में आते ही आते हैं। इसको मैं डिस्कस करूंगा, जैसे फ्रिक्शन से लैडर से रिलेटेड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ये मेथड ऑफ फाइंडिंग फोर्स जो हमारा मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से आते ही आते हैं। इसको डिस्कस करेंगे जब हमारा थ्योरी एंड पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरे राय क्लासेज, अभी तक यदि मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एक ऐसा चैनल है आपका, एक ये राय क्लासेज बाय रितेश राय, राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एक ऐसा चैनल है आपके सारे सब्जेक्ट, ऐसा सारे सब्जेक्ट, चाहे अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड मैकेनिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, ईबीएस हो, केमिस्ट्री हो, अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल साइंस हो, प्रोग्रामिंग एंड सी, आपको सारा मटेरियल एक चैनल पे आपको मिलेगा। तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करिए, और इसको आप कोई कमेंट है तो आप सजेशन बॉक्स में कमेंट में जाकर के सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक